Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper daily current affairs and article analysis. So friends, let's get started. आज जो डेट है वो 16 मई 2022। तो आज जो डेट है वो 16 मई 2022 है। हम लोग शुरू करते हैं अपना आर्टिकल। अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें देखे हैं और दो आर्टिकल हम लोग डिस्कस भी किए हैं। वो क्या क्या था? फर्स्ट जो था वो हेपेटाइटिस पे था, जो कि जीएस पेपर हमारा किससे है? जीएस पेपर थर्ड से है, साइंस यानी साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग देखे थे सेडिसन लॉ, जीएस पेपर सेकेंड से पॉलिटी से रिलेट करता है। आज हम लोग अब देखने जा रहे हैं कौन सा आर्टिकल हम लोग देखेंगे? फ्लड्स लैंडस्लाइड्स किल 3 इन असम। यानी जो आर्टिकल हम लोग देखने जा रहे हैं वो आपके जीएस पेपर फर्स्ट और थर्ड दोनों से रिलेटेड है, जियोग्राफी से। ओके, तो इसमें देखेंगे असम में क्या इस समय हो रहा है। इस समय वहाँ पे फ्लड आया हुआ है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसने क्या कर दिया, 3 लोगों की जानें ले ली हैं, 3 लोग गायब हो चुके हैं और 56,000 लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है क्या किया है, 200 ट्रेन पैसेंजर्स को निकाला है, बचाया है हिल रेलवे सेक्शन से। और देखते हैं इसमें क्या क्या कितने कितने की हानियाँ हुई हैं। तो देखिए यहाँ जो असम का दीसा हसौर नामक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है क्या हुआ है, हिल रेलवे सेक्शन है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और 8 डिस्ट्रिक्ट में, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में असम में क्या आए हैं, फ्लड आए हैं। और इसके साथ साथ पैसेंजर्स को वहाँ से निकाला जा रहा है, जो दीमा हसौर नामक डिस्ट्रिक्ट के हिल रेलवे सेक्शन से। ओके, बचाव का कार्य भी किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और यहाँ पे बताया कि रोड्स वास्ड अवे, रोड ने क्या कर दिया है, वाश कर दिए, सॉरी यानी जो लैंडस्लाइड्स है वो क्या किया है, रोड को वॉश अवे कर दिया, यानी उसे धुल दिया है, टूट चुके हैं रोड जो हैं। इसमें कौन कौन से हैं? नेशनल हाईवे रोड हैं, और ये नेशनल हाईवे रोड जो कि कहाँ पे पड़ता है, दीमा हसौर नामक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसके अतिरिक्त क्या है, आर्टिलरी रेलवे ट्रैक है, जो कि लाइफ लाइन है, 4 राज्यों की लाइफ लाइन है, यानी उत्तरी पूर्वी 4 राज्यों की लाइफ लाइन है, जो कौन कौन से, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। और इसके साथ साथ ही क्या हुआ है, सभी ट्रेनें बंद कर दिया, कैंसिल कर दी गई हैं, बस 2 ट्रेनों को छोड़ करके, गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस और न्यू हैफलॉन्ग। तो ये दोनों जो है क्या कर रही हैं, सॉरी ये हैफलॉन्ग नामक स्थान से होकर के जा, एक क्या है सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस और एक क्या है गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस है। तो मतलब इन दोनों का नाम क्या आपस में एक्सचेंज हो गया है। तो इन दोनों ट्रेनों को छोड़कर बाकी सभी ट्रेन क्या हो गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं और इवैक्यूएशन चल रहा है। 1000 पैसेंजर्स को जो है बचा लिया गया है और सिलचर पहुंचा दिया गया है स्पेशल ट्रेन के द्वारा। और 2000 अभी क्या है, एयरलिफ्टेड किए गए, यानी एयरलिफ्टेड एयरफोर्स के द्वारा हवाई जहाज़ से उठाए गए हैं। ठीक, तो ये सारी काम चल रही हैं। अब हमें जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें कि लैंडस्लाइड होते क्या और किस कारण से ये होते हैं, इसे हम कैसे रोक सकते हैं, ये समझने की ज़रूरत है मुझे। तो देखिए लैंडस्लाइड हमारा यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ सारा देख रहे हैं, हरी भरी है ना सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मिट्टी दिख रहा है। तो यानी यहीं की मिट्टी क्या हो चुकी है, यहाँ नीचे आ गई है। अब नीचे आ गई का मतलब क्या हो गई, मिट्टी यहाँ से खसक गई। लैंडस्लाइड मीन्स होता है भूस्खलन, यानी एक मिट्टी जब अपने स्थान से खसक जाती है तो वो क्या होता है, मिट्टी न कहें भूभाग कहेंगे, भूभाग एक अपने स्थान से खसक जाती है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, जिससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। एक पिक और हम लोग देख रहे थे, इसका एक फ़ोटो। तो जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्थान था ना, ये इस तरह से नहीं था, ये सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से क्या हो गया है, खिसक हो गई मिट्टी। और इसके नीचे क्या है, कई सारे घर हैं ना, लोग रह रहे हैं यहाँ पे घर बना करके। तो ये जो लैंड है ना, ये लैंड ये अपने स्थान से कहाँ को आ गई है, इन घरों पे आकर के गिर गई है। तो यही हमारा क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, जिससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जन धन दोनों के नुकसान होते हैं। और ये कैसे होते हैं ये हम लोग समझ लें। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड, मतलब नेचुरल क्या कॉजेज़ हैं जिससे लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्लाइमेट है। क्लाइमेट से यानी जब मौसम बदलता है, बारिशें होती हैं, क्या होता है, इरोजन होता है, एक भूमि की कटाव होती है जब पानी बहता है, तो जिससे क्या होता है, भूस्खलन होता है। और भी रीजन क्लाइमेट में हो सकते हैं। फिर क्या है, अर्थक्वेक्स है, यानी जब भूकंप आता है तो जहाँ जैसी चीज़ें होती हैं
वो अपना स्थान दूसरे स्थान को ले लेती हैं। जैसे कि अभी 2015 में हम लोग देखे थे नेपाल में क्या आया था, कई भूस्खलन हुआ था ना, कई सारे मंजिलों मतलब कई सारे मंजिल वाले घर सब गिर गए थे, कितने लोग उसमें दब गए थे। फिर है वेदरिंग है, मौसम से भी होता है। फिर इरोजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इरोजन से जो है क्या होता है, इरोजन के कई सारे कारण है। सबसे पहला क्या है, रनिंग वाटर है। और रनिंग वाटर किसके रूप में हो सकता है, स्ट्रीम धारा के रूप में, नदी के रूप में, और विंड के रूप में, करेंट्स के रूप में यानी धाराओं, और आइस वेव्स, इन सभी के रूप में होता है। जो क्या करता है, मिट्टी को धीरे 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 क्या करता है, काटता रहता है। और ऊपर की मिट्टी सेम पड़ी रहती है, ऊपर की मिट्टी वैसे ही पड़ी रहेगी और मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे काटता रहता है। तो वो होता क्या है कि जब पूरी तरह से ये कमज़ोर हो जाता है तो ये फिर भी ये क्या हो जाता है, उसी में गिर जाता है। ये होता है इरोजन। फिर क्या होता है, वॉल्केनोज से भी होता है, यानी वॉल्केनो क्या होता है, अरे जो पहाड़ों पे होता है। और फिर फॉरेस्ट फायर से होता है, मतलब जंगलों में आग लगने से। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से होता है। तो ये सब इसके रीज़न थे, क्या नेचुरल रीज़न थे। और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ह्यूमन रीज़न क्या है। तो ह्यूमन रीज़न जो है सबसे पहला क्या है, माइनिंग है। माइनिंग यानी खदानें, खदान यानी जो खनिजों की, मिनरल्स की हम लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई करते जा रहे हैं, उससे भी क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। फिर क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की अंधाधुंध कटाई भी क्या है, रीज़न है लैंडस्लाइड के। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके टाइप कितने हैं। तो यहाँ हम टाइप अगर देखें इसके तो 4 टाइप है। क्या क्या है, एक फॉल है जो इस तरह से गिरता है सीधे सीधे, और टॉपल है जो इस तरह से गिरता हुआ आता है, और स्लाइड जो होता है इस तरह से। हम लोग देख रहे हैं एक स्लाइड ये है, तो एक स्लाइड ये है, तो एक स्लाइड ये है, ठीक। और फिर इसके बाद सेपरेट, ये किस तरह से अलग अलग होकर के होता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ अलग अलग होकर के, स्लाइड टाइप का है लेकिन अलग अलग, ये इतना यहाँ है, ये इतना यहाँ है, फिर इतना यहाँ, ऐसे 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 ही होता। तो ये इसका टाइप था। और इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं इससे क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो इसके कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं हमारे, मतलब इसका निगेटिव इफ़ेक्ट ही पड़ता है, पॉजिटिव नहीं पड़ता है। और पहला क्या होता है, लीड टू इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है। इकोनॉमी को क्या कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। और फिर डेसिमेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी हो जाती है। लॉस ऑफ लाइफ, जीवन भी क्या हो जाता है, खो जाता है। तो सबसे पहले लीड टू इकोनॉमिक डिक्लाइन देख लेते हैं, किस प्रकार से ये डिक्लाइन कर देता है हमारे इकोनॉमी को। तो लैंडस्लाइड्स हैव बीन वेरीफाइड टू रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इसे वेरीफाई किया गया है कि ये क्या है, ये डिस्ट्रक्शन है किसकी, प्रॉपर्टी की बर्बादी है लैंडस्लाइड। और यूएसए ने रिज़ल्ट निकाला है कि यूएसए के लैंडस्लाइड का जो रिज़ल्ट है, एनुअल लॉस जो होता है ना, प्रतिवर्ष हानि जो होती है लैंडस्लाइड के कारण, उसकी जो एस्टिमेट है, अनुमान है, $1.5 बिलियन है प्रतिवर्ष। लैंडस्लाइड के कारण $1.5 बिलियन की क्या होती है, नुकसान होती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, रोड्स हो गए, रेलवे हो गए, लेजर डेस्टिनेशंस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए। तो ये सब क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, एक सिंगल लैंडस्लाइड में ही बर्बाद हो जाते हैं। और लॉस ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कम्युनिटीज़ लिविंग एट द फुट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, और जैसे कि अभी हम पिछले वाले फ़ोटो में हम लोग देखे हैं, जब ये नीचे क्या है, घर बने हुए हैं, ऊपर से पहाड़ है, ये पहाड़ जब गिरता हुआ है, ये गिरता है तो क्या इन्हीं पे जब गिरेगा। और कभी कभी क्या इस मतलब लैंड पे भी लोग रहते हैं, जो गिरने के कारण क्या होता है, वो भी उसमें दब जाते हैं। तो यही होता है लैंडस्लाइड से, मतलब जो लॉस ऑफ लाइफ होता है। तो नीचे जो रहते हैं उनकी भी डेथ होती है, उस पर जो रहते हैं उनकी भी डेथ होती है, उनके लिए भी खतरा होता है, नीचे वालों के लिए खतरा होता है। तो ये रिस्क होता है, ग्रेटर रिस्क होता है डेथ ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो ये थे इसके क्या इफ़ेक्ट जो हम लोग देखे हैं। अब जो है आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, फिनलैंड कन्फर्म्स बीड टू ज्वाइन नाटो। फिनलैंड ने क्या किया है, कन्फर्म कर दिया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। ये नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, तो अब वो कन्फर्म कर लिया है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि इस आर्टिकल को हम लोग किस में डिस्कस करेंगे, एक इससे रिलेटेड क्या आया है, एक एडिटोरियल आया, उन दोनों को मर्ज करके हम लोग सामने डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यही बात यहाँ पे है कि फिनलैंड ने क्या किया है, कंफर्म कर लिया कि हम क्या करेंगे, नाटो में शामिल होंगे। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के फिनलैंड के, जिनका नाम क्या है, सॉली निनिस्टो ने क्या किया, कंफर्म कर लिया संडे को कि हमें नाटो में शामिल होना है। इसके साथ ही साथ स्वीडिश भी चाह रहा है क्या कर लें, नाटो में शामिल हो जाएं। अब इसमें हम लोग इसी से क्या समझेंगे, नाटो के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपनी एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या है,
तो इस आर्टिकल का जो एडिटोरियल का टाइटल है फ्यूल टू फायर, और जो है यानी आग में घी झोंकने का काम करना। तो फिर यहाँ पे अथर क्या करना चाह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, रसिया इंडिंग वॉर पे फोकस करना चाहिए, और नॉट ऑन एक्सपेंडिंग नाटो, ना कि नाटो को बढ़ाने के लिए। इनका मतलब ये है कि हमें एक अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा। अगर हम लोग रसिया को वार के एंड की ओर ले जाते हैं तो हमें नाटो में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी नाटो को एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमें मेन टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, मेन मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। इनका मतलब ये है। तो आगे देख लेते हैं नाटो क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो ऑथर कहते हैं जैसे कि सबको पता है कि रसिया क्या किया है, इन्वेड किया है यूक्रेन में इन्वेड किया है 24 फरवरी से ही। और सब लोग जानते हैं कि किस कारण से रसिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया है, क्योंकि यूक्रेन एक सदस्य बनने जा रहा था, किसका, नाटो का सदस्य बनने जा रहा था, जिसे रसिया क्या किया, मना किया, और न मानने पे उस पर इन्वेड कर दिया, यानी उस पर अटैक कर दिया। तो यही दो सेम विचार दो देशों के बीच में आ गया है, जिसे रसिया के प्राइम मिनिस्टर यानी जो व्लादिमीर पुतिन है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, उसमें मत जाओ। अभी हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा मना किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, तो वही अब फिनलैंड चाहता है, जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट हैं, तो वो क्या चाहते हैं वो बताए हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं फिनलैंड क्या है। न्यूट्रल कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से तो क्या रहा, हमेशा मतलब न्यूट्रल ही रहा। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या बोले हैं, विदाउट डिले का हम क्या करेंगे, नाटो के मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और स्वीडन जो वो भी चाहता है क्या, मिलिट्री अलायंसेस चाहता है फॉर 200 ईयर्स। तो जो कि स्टे आउट रहा, स्वीडन जो नाटो के मिलिट्री अलायंस से क्या रहा, स्टे आउट रहा, बाहर रहा, वो भी क्या चाहता है 200 वर्षों से, अब वो भी चाहता है कि इसमें हम शामिल हो जाएं। फिर इसके बाद फिर ऑथर बताते हैं कि पहले से ही जो नाटो का एक्सपेंशन रहा है कई बार, और रसिया का टेरिटोरियल एग्रेशन रहा है वो क्या किया है, संसार को कई बार सबसे खतरे मोमेंट में ले आया है, पल में लाया है 1962 से ऐसा रसिया कर रहा है। और फिर इसके बाद जो है क्राइसिस, रसिया शुड इमीडिएटली हॉल्ट द वार। तो वही बताते हैं कि रसिया को क्या करना चाहिए, जल्द ही इस वार को ख़त्म कर देना चाहिए। ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड फोकस ऑन फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और सभी स्टेक होल्डर्स को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए, जो क्राइसिस है इसकी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए और उसे फाइंड आउट करना चाहिए। अब हम समझते हैं नाटो क्या होता है। तो नाटो का पूरा नाम जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या कहलाता है, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहलाता है, और क्या वाशिंगटन ट्रीटी भी कहलाता है, जो कि 4 अप्रैल 1949 को इसे क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। 4 अप्रैल 1949 को किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के द्वारा, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा क्या करने के लिए, इसे प्रोवाइड करने के लिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, किसके खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के रूस जो है उसके खिलाफ क्या करने के लिए, सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए इसे नाटो को बनाया गया था। ओके, फिर इसके बाद जो है तो नाटो को क्यों बनाया गया, नाटो को इसलिए बनाया गया, इसमें जो है टोटल 30 मेंबर्स, करेंटली 30 मेंबर्स हैं, और जो ओरिजिन टाइम के मेंबर्स है उसे भी हम लोग देखेंगे अभी। तो इसलिए बनाया गया था नाटो को कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, संयुक्त राष्ट्र ने इसे इसलिए बनाया था, इसमें कई देश आए कि अगर जो देश क्या करता है, एक अकेला देश अगर लड़ रहा है, जैसे कि सोवियत संघ रूस के खिलाफ के लिए इसे बनाया गया था। तो अब जैसे इस नाटो में, ऑर्गेनाइजेशन में 30 मेंबर्स हैं, अगर किसी देश से इसकी लड़ाई हुई, इस 30 मेंबर्स में से किसी एक देश से इसकी लड़ाई हुई, तो इसका मतलब है कि 30 मेंबर्स पर ही इसकी लड़ाई हो रही है। तो यानी पूरे 30 मेंबर्स इसके क्या करेंगे, 30 देश मिल कर के इस पर अटैक करेंगे। तो इसलिए ये नाटो बनाया गया है शांति व्यवस्था के लिए। अगर इस तरह से होगा तो लड़ाई
कम होगी, वॉर कम हो गई, इसलिए नाटो को बनाया गया था, जिसमें कौन, फिनलैंड और स्वीडन दोनों शामिल होना चाहते हैं, जिसे यूक्रेन क्या कर रहा है, रसिया क्या कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, उन्हें मना कर रहा, थ्रेटन कर रहा है। तो देखिए जो ओरिजिन टाइम के थे मेंबर्स, ये बेल्जियम और कौन थे, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूनाइटेड किंगडम और फिर द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सभी क्या थे, राष्ट्र टोटल 12 थे। पुर्तगाल यहाँ पे छूट गया, 12 थे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गए, जुड़ते गए। और इसके बाद में जो जुड़े थे वो यहाँ आए 1952 में ग्रीक और टर्की जुड़े थे। तो इस तरह से मतलब इसे यहाँ पे जुड़ते आए, इसकी मेंबर्स नंबर क्या होती गई, बढ़ती गई। और इसके बाद जो है फ्रांस एक ऐसा देश है जो क्या किया था, 1966 में नाटो के इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांडो से अपने आप को विथड्रा कर लिया था, निकाल लिया था, और फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर रहा। उसके बाद इसने क्या किया, 2009 में जब इसे एहसास हुआ तो इसने फिर से क्या किया, नाटो की मिलिट्री कमांड की पोजीशन को रिज्यूम कर लिया इसने। फिर इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो नाटो इसीलिए कि दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित हो, कि अगर एक देश पर 30 देश मिलकर के अटैक करेंगे तो फिर लड़ाई यानी वार होने का कम चांसेस रहेगा। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है वो डेटा पॉइंट से है। द राइट टू से नो, ना कहने का अधिकार किसके पास है। ये जो आर्टिकल है वो मैरिटल रेप पर है। मैरिटल रेप क्या होता है, जब एक मैरिड वुमेन ना चाहते हुए भी उससे मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो क्या होता है, मैरिटल रेप होता है, जिसे क्रिमिनलाइज करने की बात चल रही है। क्योंकि जस्टिस राजीव सगदर बोलते हैं कि इसे क्रिमिनलाइज अगर कर दिया जाए तो महिलाओं की लिबर्टी और लाइफ की जो अधिकार है उनका बना रहेगा। लेकिन इस बात से डिसएग्री होते हुए जस्टिस सी हरिशंकर बोले कि जो शादी होती है वो इसी के लिए होती है, जो कंजुगल एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसे पूरा करने के लिए होता है। और अगर ऐसा इसे क्रिमिनलाइज किया जाएगा तो इसे क्या करने लगेंगे लोग, मिसयूज करने लगेंगे। जैसे दहेज प्रथा वाला कानून होता है, जिसे लोग उसे जिस प्रकार से उसे मिसयूज कर रहे हैं उसे इससे भी क्या करने लगेंगी, महिलाएं मिसयूज करने लगेंगी। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो यहाँ जो डेटा है वो NHF 5/2019-21 का है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके बारे में 2 दिन पहले में हम लोग मतलब बहुत सारा देख चुके हैं। और ये जो डेटा शो करता है कि 95% ऑफ मैरिड वीमेन इन इंडिया हु इंड्योर्ड सेक्सुअल वायलेंस, जो क्या करती हैं 19% महिलाएं सेक्सुअल वायलेंस को इंड्योर करती हैं, सहन करती हैं। आइडेंटिफाइड किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा या फार्मर हस्बैंड्स के द्वारा एज अ परपेट्रेटर के रूप में। और फिर 90% महिलाएं जो हैं वो इंड्योर करती हैं सेक्सुअल वायलेंस को, लेकिन वो कोई भी हेल्प नहीं ले पाती हैं, कोई भी हेल्प नहीं ढूंढ पाती हैं। तो इन सभी के बीच में और 70% से ज़्यादा महिलाएं क्या करती हैं, वो हेल्प पा जाती हैं, ढूंढ लेती हैं अपने हस्बैंड के फैमिली के द्वारा, उन्हें मिल जाता है। और अबाउट 80% यानी लगभग 18% महिलाएं जो हैं वो ना भी नहीं कह सकती हैं अपने हस्बैंड से, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ना भी नहीं कह सकती अपने हस्बैंड से। वो नहीं चाहती तो भी उन्हें करना पड़ता है। अगर वो नहीं चाहती हैं तो भी उन्हें करना पड़ता है। और अबाउट 20% ऑफ हस्बैंड यानी लगभग 20% जो हस्बैंड्स हैं, पति हैं, वो क्या करते हैं, अपने पत्नियों को डांटते हैं या फिर क्या करते हैं, उन्हें रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देती हैं। फॉर रिफ्यूजिंग मतलब अगर उनकी पत्नी क्या कर देती हैं, सेक्स करने से मना कर देती हैं तो उन्हें अपने पति के द्वारा क्या मिलती है, रिप्रेमेंड मिलती है। और उन्हें क्या मिलता है, और लगभग 13% महिलाएं जो हैं फाइनेंशियल सपोर्ट से मना कर दी जाती हैं। अगर वो ना बोल दी तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो 27% महिलाएं जो हैं वो क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयड हैं कंपेयर टू 92% ऑफ मैरिड मेन, यानी 92% मैरिड मैन की तुलना में 27% महिलाएं ये क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं। मैरिड महिलाएं क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं। और
इसके बाद जो है उन्हें क्या करना पड़ता है, ये वायलेंस इंड्योर करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो जो पहला वो सोर्स ऑफ क्राइम है 82% जो है करेंट हस्बैंड के द्वारा इंड्योर करती हैं और 13.7% फॉर्मर हस्बैंड के द्वारा। और फिर इसके बाद 5.5% जो है ब्रदर इन लॉज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस यानी संबंधी, टीचर, एम्प्लॉयर, पुलिस, सोल्जर, प्रीस्ट, अदर्स, इन सभी के द्वारा फेस करती हैं। फिर 1.6% महिलाएं जो हैं उनके फादर या स्टेप फादर के द्वारा उन्हें करना पड़ता है। और फिर 0.9 एंड 0.2 जो है वो क्या है, 1.6 जो है ना करेंट फॉर्मर बॉयफ्रेंड है। 1.6 जो है वो करेंट फॉर्मर बॉयफ्रेंड के द्वारा इन्हें इंड्योर करना पड़ता है। और 0.9 जो है फादर या फिर स्टेप फादर के द्वारा। और फिर 0.2 है वो स्ट्रेंजर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये रहा, मतलब ये क्या करती हैं, उन्हें सहन करना पड़ता है, सेक्सुअल एक्ट किया जाता है उनके साथ। और मतलब ये क्या है, कौन सी डेटा दिखा रहा है, तो ये पहली बार एक्सपीरियंस्ड महिला है कि मतलब उन्हें पहली बार कहाँ से किसे फेस करना पड़ा था। फिर इसके बाद है सेकंड जो सोर्स ऑफ हेल्प है, इसे हम लोग देखते हैं। ये जो डेटा है वो उन महिलाओं का है जो हेल्प चाहती हैं, जो कि एक्सपीरियंस की रहती है सेक्सुअल वायलेंस को और हेल्प चाहती हैं, लेकिन लायर तक नहीं उनकी पहुंच हो पाती है। तो देखिए इसमें जो 9.5 महिलाएं ऐसी हैं इंडिया में, सिर्फ 9.5% महिलाएं ऐसी हैं इंडिया में जो क्या मतलब हेल्प चाहती। तो उसमें से ओन फैमिली यानी खुद की फैमिली से हेल्प पाती हैं कितनी महिलाएं, 58.4% महिलाएं खुद की फैमिली से हेल्प पाती हैं। और 24.3% महिलाएं अपनी फ्रेंड से पाती हैं। और 13.9% महिलाएं हस्बैंड्स फैमिली यानी पति के घर से पाती हैं। और 88.8% महिलाएं जो हैं करेंट फॉर्मर बॉयफ्रेंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के द्वारा, नाइबर के द्वारा, रिलीजियस लीडर के द्वारा इन्हें हेल्प मिलता है। और इसके बाद 5.9% महिलाएं डॉक्टर या पुलिस के द्वारा पाती हैं। अब जो है नेक्स्ट डेटा तो इसमें हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंस यानी इसका मतलब जो ये फेस कर रही हैं महिलाएं, एक्सपीरियंस कर रही हैं सेक्सुअल वायलेंस को, उसमें फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी है। तो 27% जो महिलाएं हैं वो मैरिड वुमेन एम्प्लॉयड हैं किसके कंपेयर में 92% मैरिड मैन के। यानी अगर 92% आदमी जो कि विवाहित हैं वो एम्प्लॉयड हैं, कर्मचारी हैं, तो 27% महिलाएं क्या हैं जो कि विवाहित हैं, कर्मचारी हैं। तो इनमें से जो है और इसमें से भी जो महिलाएं काम करती हैं 27%, 27%, उनमें से सारी महिलाएं यानी एक मेजॉरिटी है जो कि पुरुषों से क्या कमाती हैं, कम कमाती हैं, अर्न करती हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं जो करेंटली मैरिड वीमेन एज्ड है वो 15 से 49 वर्ष के बीच में है, कि मतलब ये जो डेटा है ये 15 से 49 के बीच में है, मैन और वीमेन दोनों का। तो वुमेन जो है ना वो 26.6% अर्न करती है और मेन कितना अर्न करता है, 92%। ठीक, फिर इसके बाद जो है ये अर्निंग मनी वाला जो है ये यहाँ है। और ये जो है बताया गया है डेटा जो कि हम लोग ऊपर भी देखे हैं, क्या है यहाँ पे वही डेटा है कि 27% महिलाएं मैरिड जो कि एम्प्लॉयड हैं, तो वही है डेटा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, अर्निंग है, कितना अर्न करती हैं महिलाएं। जो 20.7% महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा अर्न करती हैं और 50.5% महिलाएं वो पुरुषों से कम अर्न करती हैं। और सेम जो है 19.1% महिलाएं जो क्या करती हैं, अर्न करती हैं सेम। और 5.4% जो है हस्बैंडों के पास नो अर्निंग है, हस्बैंड्स के पास नो अर्निंग है, इतना जो है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे ज़बरदस्ती होता है, सेक्सुअल कोर्सियन जो होता है, और इसमें बताया गया है कि 18% जो महिलाएं हैं मैरिड हैं वो बताती हैं कि अगर वो सेक्स करने से मना कर दें अपने हस्बैंड के साथ, मतलब वो मना नहीं कर सकती अपने हस्बैंड को सेक्स करने के लिए, और 18% महिलाएं ऐसी हैं। और 20% महिलाएं जो हैं मैन हैं, आदमी जो वो कहते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं कि अगर उनकी महिलाएं, उनकी बीवी जो हैं क्या कर देती हैं, डिनाई कर देती हैं ऐसा करने से। और 13% जो प्रत्येक हैं
वो फाइनेंशियल रिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी रिफ्यूज़ कर देते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट को। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ सेक्स नहीं करती तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे अपनी पत्नी का। ऐसा कितना है, 13% है। इसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे पुरुषों का क्या दिया है, परसेंटेज दिया है कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स मना कर देती हैं, सेक्स करने से मना कर देती हैं, तो उनके पास ये अधिकार है, इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे पास अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? गुस्सा होने का, अपनी पत्नी को डांटने का। ऐसे कितने लोग हैं? 19.8% लोग हैं इंडिया में। फिर इसके बाद रिफ्यूज़ टू गिव हर फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर वो मना करते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। ये ऐसे कितने लोग हैं? 13.3% हैं। और फिर उन्हें फोर्सफुल्ली क्या करेंगे, उनके साथ सेक्स करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? 12.5% हैं। तो ये जो डेटा था ना, वो कब का डेटा था? ये NFS 5 यानी 2019-21 का है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें, ये NFS 5 का क्या है, डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिसमें पहले हम लोग देखें, पहले चार्ट में देखें क्या कि सोर्स ऑफ क्राइम कहाँ से कहाँ तक है। 82% करेंट हस्बैंड के द्वारा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। और इसमें हम लोग देखे हैं कि सोर्स ऑफ हेल्प, जिसमें से सिर्फ अपनी फैमिली, फ्रेंड और हस्बैंड के घर से ही क्या मिलती है, हेल्प मिल पाती है, और वो लोग भी लॉयर के पास नहीं जाते हैं। तो ये हम लोग देखें। फोर्थ में हम लोग देखें फाइनेंशियल डिपेंडेंस, कि मतलब फाइनेंस में कितना डिपेंडेंसी है महिलाओं और पुरुषों में। 27% महिलाएँ मैरिड वुमेन जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, और 92% मैरिड मैन एम्प्लॉयड हैं। और इसके बाद जो है हम लोग देखे हैं यहाँ पे कि महिलाएं कितना पैसा कम कमाती हैं और कितना अधिक कमाती हैं, कितने में बराबर कमाती हैं। और फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखें सेक्सुअल कोर्सियन देखें, ज़बरदस्ती सेक्स करना। और फिर इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे कि कितने पुरुष जो है ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर महिलाएं सेक्स करने से मना करती हैं उनकी पत्नी, तो उनके पास ये अधिकार है, ये राइट है कि हम उनसे ऐसे कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ like, comment and subscribe my channel. Thanks for watching this video. Thank you.